हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए बच्चों, आज एक व्यंग्य लेख पढ़ें जिसका नाम है अगला स्टेशन। बच्चों, इस लेख को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, हमारे देश में जब चुनाव आते हैं तो सत्ता को हथियाने के लिए विभिन्न दल स्वप्नों की टोकरी लेकर जनता के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। वे आश्वासनों का पुलिंदा थामते हुए जनता को भरोसा दिलाते हैं कि यदि वे सत्ता में आ गए तो सारी समस्याओं का अंत कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन देश की गाड़ी यथावत चलती रहती है। प्रस्तुत व्यंग में लेखक ने रेलगाड़ी और रेलवे गार्ड के माध्यम से हमारे देश की वर्तमान स्थिति का प्रभावशाली चित्रण किया है। आइए कैसे क्या समझाया गया है इस लेख के जरिए जानें। इस देश के तमाम लोगों की तरह मुझे भी यकीन हो रहा था कि इस देश के भविष्य का निर्माण करने का काम सिर्फ फिल्मों का है। जैसा संदेश लोगों में पहुंचाना हो वैसी फिल्म बनाकर लोगों को दिखला दीजिए, बस दुनिया अपने आप बदलती चली जाएगी। इधर जैसे ही मुझे फिल्मों के जरिए संदेश मिला कि समाज को बदल डालो, तैसे ही मैंने अपनी समाज सेवा को अधिक गहरे स्तर पर करने का फैसला कर लिया और मौके की तलाश करने लगा ताकि मैं समाज को एक ही दाव में बदल दूं। इस तरह के मौके रोज रोज आते नहीं कि आपको समाज में बदल डालने का अधिकार सब लोग देते फिरे, लेकिन आदमी लगन का पक्का हो तो समाज एक ना एक दिन मौका देता ही है। और इस विचार को कार्य में बदल डालने की शुरुआत मैंने रेलवे स्टेशन से करने का शुभ संकल्प लिया, अर्थात मैंने ठान लिया। मैंने संकल्प किया, ऐसा कुछ पहले से तय नहीं था, लेकिन जब अपने कुछ मेहमानों को एक पैसेंजर गाड़ी से छोड़ने के लिए स्टेशन गया तो समाज ने मुझे अदबदाकर कुछ ऐसा मौका दे दिया कि समाज सेवा करने के लिए मेरी तबीयत मचलने लगी। अर्थात मैंने ठान लिया कि मैं समाज सेवा करूंगा। जो लोग यात्रा का सुख आज की दुनिया में उठाने के लिए कृत संकल्प हैं, उन्हें रेल व्यवस्था की एक मामूली बात तो मालूम ही होगी। फिर उनकी लाभ के लिए मैं दोहरा रहा हूँ। रेलगाड़ियाँ कई तरह की होती हैं, डाक गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, मालगाड़ी वगैरह वगैरह। डाक गाड़ी डाक ले जाने के लिए बनी थी पर मुसाफिर भी ले जाती है। पार्सल गाड़ी पार्सल ले जाने के लिए बनी थी, अब मुसाफिर भी ले जाती है। मालगाड़ी सिर्फ माल ले जाती है। एक पैसेंजर गाड़ी यानी मुसाफिर गाड़ी थी जो मुसाफिरों के लिए बनी थी, अब मुसाफिर नुमा माल ले जाती है। यानी पैसेंजर गाड़ी में जो मुसाफिर चलते थे उन्हें रेलवे सिर्फ माल की तरह ढोती है, जहां मन आए तहां रोकती है और धीरे धीरे चलती है। रास्ते भर बिना पंखा और बिना बत्ती का सफर कराती है। पुराने डिब्बों का नया किराया लेती है और 4-6 घंटे आगे पीछे पहुंचाती है। इसकी सुनवाई कहीं नहीं। यह मान लिया गया कि पैसेंजर गाड़ी यानी मुसाफिर गाड़ी की यही नियति है। नियति यानी कि काम करती है वो यही। उसमें गांव गांव में उतरने चढ़ने वाला चलता है। उसके लिए ना तो बैठने की जगह की जरूरत है, ना पंखे की, ना बत्ती की। वक्त तो उसके पास अनंत होता है। अनंत यानी कि बहुत सारा, अनलिमिटेड। उनके यहाँ वक्त के नाम पर सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम और रात होती है, तो पैसेंजर गाड़ी सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम या रात के वक्तों से बंधी हुई चलती है। फिर किसी को क्या शिकायत हो सकती है? अच्छा बच्चों, सोचकर बताइए पैसेंजर गाड़ी के बारे में क्या मान लिया जाता है। बच्चों, पैसेंजर गाड़ी के बारे में यह मान लिया जाता है कि यह गाड़ी की नियति है। उसमें उतरने चढ़ने वाला आते जाते रहते हैं। उन्हें बैठने की, पंखे की और बत्ती की ज़रूरत नहीं होती। उसका काम सिर्फ सुबह, शाम या दोपहर के वक्तों से बंधा हुआ होता है। उसी पैसेंजर गाड़ी पर मैं अपने कुछ मेहमानों को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। शाम को चलकर सुबह पहुंचने का वादा करती हुई उस पैसेंजर गाड़ी के हर डिब्बे में पंखे लगे हुए थे जो मुसाफिरों के क्रोध की तरह शांत थे। बत्तियां या तो थी ही नहीं या दीपक राख की प्रतीक्षा कर रही थी। तीसरे दर्जे में ठूसे हुए मुसाफिर दफ्तियां, रुमाल और हाथ हिलाकर उस डिब्बे में गर्मी को दूर कर देना चाहते थे। अर्थात गर्मी लग रही थी सबको, अंधेरा हो रहा था और हर मुसाफिर अपने से ज्यादा अपने संदूक की फिक्र करने में मशगूल था। मशगूल यानी कि उसमें डूबा हुआ था। अर्थात सबको अपने सामान की चिंता सता रही थी। ऐसा दृश्य देखकर मुझे सहसा यह याद आने लगा कि मैं समाज को बदल डालने का वादा कर चुका हूँ। मैं मुसाफिरों के जनहित अधिकार के लिए लड़ने को मुझसे अच्छा कोई आदमी नहीं हो सकता। जो लोग सफ़र करने के लिए आए थे वह भीतर घुसकर बैठ गए थे।
और निकलने की कोशिश करते ही अपनी जगह पर दूसरों को बैठा हुआ देखते। वैसे उसमें से निकल पाना अपने आप में आदमी की मर्दानगी में 4 चांद लगा देता। अर्थात इतनी भीड़ थी कि आना जाना बेहद मुश्किल हो रहा था और निकलकर घुस पाना सिर्फ एक खुटी हुई चांद का तल्ख अनुभव दे सकता था। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्तियों की यह नैतिक जिम्मेदारी हो जाती थी कि वे पैसेंजर के मालगाड़ी रूप से लोगों को परिचित कराए और समाज सेवा करे। वही मैंने किया। निहायत बुजुर्ग दिखने वाले गार्ड साहब, पान खाए हुए, एक कुचैची लाल टाई, मैली कहना मैलेपन का अपमान होगा, अर्थात टाई बेहद मैली हो रखी थी। वो लगाए आधे कोट बांह पर डाले हुए, बांस के छोटे छोटे डंडों में लाल हरी झंडियां लपेट कर रख रहे थे। उनका बड़ा बक्स प्लेटफॉर्म पर खुड़ा हुआ था और उनको तमाम कुली कबाड़े घेरे खड़े थे। एक ने उनको चाय ला कर दी और वे चाय पीने लगे। मैंने समाज सेवा के कुछ नियमों का ध्यान किया और भीड़ को चिढ़ता हुआ उनके पास पहुंचा। उनसे मैंने डिब्बों में बत्ती और पंखे न चलने की शिकायत की। थोड़ी देर तक वे चुपचाप अपनी चाय पीते रहे और कुलियों को कुछ सामान लादने की हिदायत देते रहे। मैंने अपनी बात दोहराई। उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर कुलियों से बातें करने लगे। मैं जानता हूँ कि बेहयाइश का गुण एक समाज सेवी में बड़ा लाजमी होता है, अतः मैंने फौरन अपनी बात को और भी तेजी से गार्ड साहब के सामने दोहराया। आपकी गार्ड साहब ने पहली बार जवाब दिया। कह तो दिया साहब कि अभी सब ठीक हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पर बिजली वाला होगा, उससे कह दीजिए, ठीक कर देगा। तो बच्चों सोचकर बताइए कि लेखक को अपनी बात क्यों दोहरानी पड़ी। बच्चों, लेखक को अपनी बात इसलिए दोहरानी पड़ी क्योंकि गार्ड साहब उनकी बात अनसुनी कर रहे थे, सुनी नहीं रहे थे। बहरहाल मैं आश्वासन लेकर लौट पड़ा, अर्थात उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं वापस आ गया। अपना देश ही आश्वासनों पर चल रहा है, अर्थात झूठे विश्वासों पर। अगर वह भी हटा लिया जाए तो फिर रह ही क्या जाएगा। और फिर जब सभी लोग आश्वासनों को सही मानकर चुप बैठे रहते हैं तो मुझे पहली बार आश्वासन को चुनौती देना ठीक नहीं लगा। डिब्बे के सामने पहुंचा तो अपने मेहमानों ने भीतर से पूछा, क्या हुआ? मैंने तड़ से अपनी कारगुजारी बयां कर दी। अभी सब कुछ ठीक हुआ जाता है, पंखे भी ठीक, बिजली भी ठीक। एक आध इधर उधर की बात हो सकती थी, लेकिन गाड़ी छूटने का वक्त निकट आ रहा था और मुझे लग रहा था कि गाड़ी बिना बत्ती के ही चल देगी। मैं बिजली वाले मिस्त्री की खोज में चला। आखिरकार मैं मिल गया। एक तेज दुबला पतला लड़का प्लेटफॉर्म की बिजली से तार लगाकर पहले दर्जे के डिब्बे में बिजली का पंखा ठीक कर रहा था। मैंने खदर का कुर्ता पहन रखा था। मुझे किसी से भी बात करने में डर नहीं लग रहा था। मैंने उससे डिब्बे की बिजली और पंखा ठीक करने को कहा। उसने पहली बार में उत्तर दिया, पंखा वंखा नहीं चलेगा, बिजली भी राम भरोसे है। अर्थात राम भरोसे का मतलब आएगी या नहीं आएगी पता नहीं। मैंने कहा, गार्ड साहब ने कहा है तो उन्हीं से ठीक करा लीजिए। उस लड़के ने कहा। मैं गार्ड साहब की तरफ लपका। अब तो कुछ आन का भी सवाल था, अर्थात मेरी इज्जत का सवाल था। डिब्बे के सामने लौटकर जाता तो क्या मुंह दिखाता? वे लोग फिर वही सवाल पूछते। गार्ड साहब ने अपनी हरी बत्ती ठीक ठाक कर ली थी, पान खा रहे थे, भीड़ वैसी ही थी। मैंने फिर गार्ड साहब से अपनी मुसीबत दोहराई और उस मिस्त्री की शिकायत की। गार्ड साहब ने अपनी आदत के मुताबिक तीसरी बार में मेरी शिकायत पर कान दिया। अब की नए सिलसिले से बातचीत हुई। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर आप गाड़ी के पंखे और बिजली को लेकर क्यों परेशान हैं? जिन्हें जाना है वे तो आराम से चुप किए बैठे हैं, आप खामखा के काजी बने हुए हैं। तो बच्चों सोचकर बताइए, लेखक डिब्बे के सामने लौटकर क्यों नहीं गया? बच्चों, लेखक डिब्बे के सामने लौटकर इसलिए नहीं गया क्योंकि उनके लोग फिर वही सवाल करेंगे कि बिजली कब आएगी और बत्ती कब आएगी। इसलिए लेखक डिब्बे के सामने लौटकर नहीं गया। तो फिर लेखक ने फिर से पूछा, तो फिर आप गाड़ी के पंखे और बिजली लेकर क्यों परेशान हैं? गार्ड साहब ने उत्तर दिया, जिन्हें जाना है वे तो आराम से बैठे हैं, आप खामखा के काजी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप बेकार के बातें बना रहे हैं, जब आपको जाना ही नहीं है तो आपको क्या करना बिजली और पंखे से? जी नहीं, खामखा के नहीं, मेरे घर वाले इस गाड़ी से जा रहे हैं, उन्हें बड़ी परेशानी होगी। रास्ते में बिजली ठीक हो जाएगी। अब तो गाड़ी छूटने का वक्त हो रहा है, देर हो जाएगी यहाँ पर, अगले स्टेशन पर ठीक करा देंगे। अगला स्टेशन तो गांव है, वहाँ मिस्त्री कहाँ मिलेगा? अजी साहब, गाड़ी मैं ले जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता और आप सब जानते हैं। अब गार्ड साहब ने जैसे मुझे धमकाने के लिए मुंह में सीटी दबा ली और हाथ में लालटेन उठा ली। वैसे झंडी पहले से ही खुली हुई थी।
मैं भी समाज सेवा पर तुला हुआ था। बोला, देखिए गार्ड साहब, जब तक पंखा और बत्ती ठीक नहीं होगी तब तक गाड़ी यहाँ से नहीं चल सकती, समझ लीजिए। अरे साहब, ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, आप चलिए बैठिए, मैं अभी आता हूँ उसी डिब्बे के पास। मेरे मेहमान खिड़की से सिर निकाले मुझे बुला रहे थे। गाड़ी छूट जाएगी और चलते वक्त एक टाटा तक नहीं कह पाएंगे, लेकिन टाटा को देखें कि अपनी बेइज्जती को देखें। गार्ड साहब टहलते हुए आगे बढ़े, उनके साथ पूरा जमघट। हमारे डिब्बे के सामने से वे निकले, हम भी उन्हीं के साथ साथ चल रहे थे। मैंने मेहमानों को डिब्बे के सामने से निकलते हुए यूँ देखा जैसे देखूं मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूँ। गार्ड साहब आगे बढ़कर बिजली मिस्त्री के पास रुक गए और बोले, क्या बात है भाई, पंखा बत्ती क्यों नहीं ठीक कर देते? मिस्त्री लड़का ताव में था। मैं क्या खुद पंखा बन जाऊं गार्ड साहब, जब उसमें पावर है ही नहीं तो? गार्ड साहब ने निहायत नरमी से कहा, अरे भाई, तेज पड़ने की क्या जरूरत है, क्या बात है? उसने कहा, क्या करें साहब, अभी पुराने चार्जर पर इंक्वायरी हो रही है, कहते हैं कि जब आएगा तब मिलेगा। तो हम क्या करें, जितना है उतना फर्स्ट क्लास में किए दे रहे हैं। गाड़ी चलेगी और कुछ चार्ज हो जाएगा तो बत्ती में करंट चली आएगी, रोशनी तो होगी नहीं, सिर्फ लाल लकीर दिखाई देगी, पंखा वंखा कुछ नहीं चलेगा। मेरी कोई सुनता नहीं। भीड़ ने मज़ा लेना शुरू कर दिया। एंग्री यंग मैन चिल्ला रहा था। सब मेरी तरह ही जान रहे थे कि अब गार्ड साहब की किरकिरी हो जाएगी। तब तक गार्ड साहब बोले, कितने साल से नौकरी कर रहे हो? 3 साल से। तो बच्चों, सोचकर बताइए भीड़ ने किस बात का मजा लेना शुरू कर दिया। बच्चों, भीड़ उस नवयुवक और गार्ड साहब के बीच में हो रही तू तू मैं का मजा ले रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब गार्ड साहब की किरकिरी यानी कि बेइज्जती होगी। तभी अभी इतनी तेजी से, अरे बाबू साहब, ये सब नई बात हो नहीं। 3 साल से तुम इस गाड़ी को आते जाते देख रहे हो, क्या तुमने इसमें पंखा चलते देखा या कभी बत्ती जलती देखी? नहीं ना, तो फिर इस चीज को लेकर इतना गर्म होने की क्या जरूरत पड़ गई? मुसाफिरों से तो 2 बोल मीठे मीठे बोल ही सकते हो। कह दो कि बत्ती आगे ठीक हो जाएगी, पंखा अभी चलाई देते हैं। तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि ना तो पंखा चलेगा और ना रास्ते पर बत्ती जलेगी। ये मुसाफिर भी जानते हैं, ये भी अंधेरे में बिना पंखे के चलने के आदी हैं। लेकिन अब इनका भी कुछ फर्ज है कि डिब्बे में पंखा नहीं चल सकता है तो आकर किसी से खाए। अब हमारा तुम्हारा फर्ज है कि बिना पंखा बत्ती चलाए इन्हें खुश कर दे। इसमें गाली गलौज करने से मुसाफिर बिगड़ता है और बात कुछ बनती नहीं। अब चार्जर नहीं है तो तुम क्या, हमारे बाप भी डिब्बे में बिजली नहीं दे सकते। पर यह कहने में क्या जाता है कि अगले स्टेशन में ठीक हो जाएगी। अव्वल तो मियाँ वह अगला स्टेशन पूरे सफ़र में कभी आता नहीं, और अगर किसी ने याद ही दिलाया तो तुम तो यहीं छूट जाओगे। मैं निपट लूँगा। रोज़ इसी अगले स्टेशन के भरोसे में गाड़ी यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। मुसाफिरों से तुम अगले स्टेशन का ख्वाब भी छीन लोगे तो बेटे गाड़ी किसके भरोसे चलेगी? मिस्त्री के पास कोई जवाब न था। गार्ड साहब ने सीटी बजा दी और झंडी को हिलाना शुरू कर दिया। मेरे पास शिकायत दोहराने का वक्त नहीं था। कुछ डिब्बों से निकले हुए मुसाफिर गाड़ी लेट होने की वजह से मुझी को बताते हुए मुझे धिक्कार रहे थे और चुपचाप अपने डिब्बे में लौट जाने के लिए कह रहे थे। अर्थात लोग परेशान हो रहे थे कि मेरी वजह से गाड़ी लेट हो रही थी। इस तू तू मैं के चक्कर में ना गाड़ी में बिजली आ रही थी, ना पंखा चल रहा था और ना ही गाड़ी चल पा रही थी। तो बच्चों, ये लेख लिखा गया है केशव चंद्र वर्मा द्वारा। आइए उनके विषय में जान लेते हैं। केशव चंद्र वर्मा का जन्म 23 दिसंबर 1925 को हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में वे उन बहुत कम लोगों में से हैं जिन्होंने अनेक विधाओं में भरपूर कुशलता के साथ लेखनी चलाई है। उनके व्यंग्यों में सरल भाषा और आसानी से समझ में आने वाले कटाक्ष देखने को मिलते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंसू की मशीन, कांट का उल्लू और कबूतर, लोमड़ी का मांस, मुर्ग छाप हीरो, अफलातूनों का शहर, गधे की बात, हड़ताली बाबू, रस का सिरका, चिड़ी के गुलाम आदि। 25 नवंबर 2007 को उनका निधन हो गया। तो केशव चंद्र वर्मा ने इस लेख के द्वारा इस बात पर कटाक्ष किया है कि हमारे समाज में बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन शायद उनको अच्छे करने की दिशा में कार्य बहुत धीमी गति से होता है। जैसे इस रेलगाड़ी के जरिए उन्होंने समझाया कि इसमें भी बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग केवल बातों को टालते रहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कार्य करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा।
अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।